चैप्टर 31। अब आगे। सिया के कठोर शब्द कमरे में गूंजते ही माहौल और भी बोझिल हो गया। अद्वैत के चेहरे पर तमतमाहत थी, मगर उससे भी ज्यादा चोट शिवांगी को लगी थी। शिवांगी, जिसकी आंखें पहले ही नम थीं, कांपती आवाज में बोली, बुआ माँ, क्या आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं? उसकी आवाज इतनी मासूम थी कि जैसे हर शब्द में सिसकियां बंधी हों। उसने उम्मीद भरी निगाहों से सिया को देखा, मानो कोई चमत्कार हो जाए और सिया का चेहरा पिघल जाए। सिया एक पल को चुप रही। उसके चेहरे पर संघर्ष साफ झलक रहा था। होंठ कांप रहे थे, आंखें भर आई थी, लेकिन आवाज अब भी रूखी और भारी थी। अगर मैं न कह दूं, तो क्या इस घर से चली जाओगी? कमरे में सन्नाटा पसर गया। शिवांगी के होंठ हिले, मगर कोई शब्द बाहर न निकल सका। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अद्वैत ने झटके से आगे बढ़कर सिया का हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ में दृढ़ता थी, मगर स्वर में एक कड़वी सच्चाई भी थी। वो उन्हें खींचते हुए अपने कमरे की ओर ले गया। दरवाजा बंद करके धीमे मगर सख्त लहजे में बोला, बुआ माँ, आप जो करना चाहती हैं, मैं सब समझता हूँ। इतना आसान नहीं है शिवांगी को मुझसे दूर करना। अचानक उसने गहरी नजरें अद्वैत पर टिकाई और कड़वे स्वर में बोली, बदला लेने के लिए तड़प रहे हो न तुम, अद्वैत? उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराए और पल भर को सब कुछ थमसा गया। अद्वैत का चेहरा सख्त पड़ गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं, मगर वो चुप रहा। सिया आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन लहजा ठोस और हुक्म भरा। मैं तुम्हें आगे कुछ गलत करने नहीं दूंगी, समझे? न तुम्हें खुद को बर्बाद करने दूंगी और न शिवांगी की जिंदगी को। बदला इंसान को सिर्फ अंधा करता है, अद्वैत। और मैं तुम्हें इस अंधेरे में गिरते हुए नहीं देख सकती। नीचे हाल में संयम सिद्धि जा चुके थे। आशी आकर शिवांगी के सामने बैठी। उसका चेहरा थमा और सीधी नजर से पूछा, उस रात तुमने कुछ नहीं बताया था, क्या आज भी नहीं बताओगी? तुम्हारे गले में मंगलसूत्र क्यों नहीं है? तुमने अपनी मांग भी नहीं भरी थी। आशी ने सवाल किया। काश मैं घर से भागी ही ना होती। शिवांगी की कांपती आवाज गूंजी। क्या तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है? आशी ने धीरे से पूछा। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट लिया था, कोई रस्में नहीं की थी। आज पहली बार उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा, इसलिए इमोशनल हो गई थी बस, और कुछ नहीं। तुमने मम्मी पापा से ढंग से बात क्यों नहीं की? आशी ने सवाल किया। शिवांगी ने नजरें झुका ली। मुझे कुछ याद नहीं भाभी। एक एक्सीडेंट में मेरी याददाश्त चली गई। मुझे नहीं पता मेरे रिश्ते कैसे थे आप सबके साथ। आशी ने छोटी नजरें कर पूछा, तुम्हें एडविक कैसे याद है? शिवांगी खामोश हो गई। उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। होता भी कैसे, उसे तो सच में कुछ भी याद नहीं। उसके दिमाग में तो बस वही सब है जो अद्वैत ने उसे बताया था। जो एक झूठी यादें अद्वैत ने उसकी बनाए, जिनमें आज वो शामिल है लेकिन असल में कभी था ही नहीं। आशी ने शिवांगी के बालों में उंगलियां फिराई। जो बीत गया उसे वही छोड़ दो शिवांगी। डैड थोड़े नाराज हैं, पर वो भी मान जाएंगे। तुम्हारी फैमिली तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करती है। शिवांगी कुछ नहीं बोल सकी, बस हाँ में सिर हिला दिया। अद्वैत कुछ दूर खड़ा सब देख रहा था। वो उसके पास गया, बिल्कुल वही भाई की तरह की मुस्कान लिए, जिसे अद्वैत ने कभी नहीं जाना था। सार्थक ने अद्वैत को गले लगाया। मेरी छोटी का ख्याल रखना। वो नाजुक है, लेकिन उससे भी ज्यादा सच्ची और मासूम है। अद्वैत ने एक पल को कुछ नहीं कहा। उसकी पीठ पर रखा सार्थक का हाथ जैसे उसके भीतर के शून्य को छू गया। यह एहसास उसके लिए नया था। दूसरी ओर आधी रात का सन्नाटा, चारों तरफ फैली ठंडी हवा और सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बीच सड़क पर एक महंगी कार खड़ी थी जिसका बोनट खुला हुआ था। कार के पास ही एक लड़की लड़खड़ाते कदमों से इधर उधर देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा मदहोश नशे में धुत और आंखें धुंधली। वह सानवी खन्ना थी, लेकिन इस वक्त उसकी हालत बेहद कमजोर और असहाय थी। तभी पीछे से आती एक जीप उसके पास आकर जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। जीप में से 3 लड़के उतरे, सब शराब और नशे में धुत। उनकी निगाहें सानवी पर गड़ गईं। उनमें से एक ने सिगरेट का कश लेते हुए बेहुदा हंसी छोड़ी और बोला, आजा जाने मन, आज तुझे असली मजा कराते हैं। सानवी ने लड़खड़ाती आवाज में पलट कर कहा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं सानवी खन्ना हूँ, खन्ना ग्रुप्स की होने वाली मालिकिन। निकलो यहाँ से अभी। लड़कों ने ठहाका लगाया। उनमें से एक उसके करीब आया और उसके बालों में हाथ फिराते हुए बोला, जाने मन, अब इतनी शर्म कैसी? अरे तुझे तो हम आज ऐसी ऐश कराएंगे कि तू कभी भूलेगी नहीं।
बाकी दोनों ने भी सानवी को पकड़ लिया और जबरदस्ती अपनी जीप की ओर घसीटने लगे। उसकी चीखें सुनसान सड़क पर गूंज उठी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। जैसे ही वे उसे जीप में डालने ही वाले थे, तभी अचानक किसी ने बीच में कदम रखा। एक ताकतवर हाथ ने उन गुंडों को धक्का दे पीछे फेंक दिया। वह था नव। उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर गुस्से की लकीरें। हिम्मत कैसे हुई मेरी नजर के सामने किसी लड़की को छूने की? नव दहाड़ा। गुंडों ने गालियां दी और उस पर टूट पड़े, लेकिन नव के मुक्कों और लातों की बरसात ने कुछ ही मिनटों में उनकी हालत खराब कर दी। वह अकेला तीनों पर भारी पड़ गया। आखिरकार वे चोट खाकर जमीन पर तड़पते रह गए और अपनी जीप में बैठकर भाग खड़े हुए। सानवी अभी भी कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नव ने धीरे से आगे बढ़ अपना ओवरकोट निकाल सानवी को पहना दिया। उसका हाथ थामा और कहा, डरिए मत, अब आप सुरक्षित हैं। सानवी लड़खड़ाकर उसके सीने से लग गई। वह नशे में थी, मगर उसे यह एहसास था कि अगर देर हो जाती तो आज उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। नव ने उसे संभाला और उसकी कार की ओर देखा। फिर बिना कुछ कहे उसे अपनी कार में बिठाया और धीरे धीरे शहर की ओर ले गया। अगली सुबह कार में सफर, शहर से दूर की ओर। शिवांगी खिड़की से बाहर झांक रही थी। धूप धीमी थी और सड़कें खाली। वो हॉस्पिटल से चेकअप करवा कर वापस आ रहे थे। उसके चेहरे पर हल्का संदेह था। हम घर जा रहे हैं ना? अद्विक ड्राइव करते हुए मुस्कुराया। हाँ, घर ही तो जा रहे हैं। शिवांगी ने सिर मोड़ा, लेकिन ये रास्ता उस तरफ नहीं जाता जहाँ मेंशन है। अद्विक ने गाड़ी एक मोड़ पर मोड़ी और हल्की हंसी में बोला, पगली, सब कुछ बताकर ले जाऊंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा? शिवांगी थोड़ी मुस्कुराई, लेकिन पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। फार्म हाउस का आगमन एकांत, सुंदर, लेकिन सन्नाटा भरा। करीब 1 घंटे के सफर के बाद कार एक हरे भरे रास्ते से होती हुई एक पुराने लेकिन भव्य फार्म हाउस के सामने रुकती है। चारों तरफ हरियाली थी, हवा में फूलों की खुशबू थी, लेकिन उस खूबसूरती में भी एक सन्नाटा था। अद्विक ने कार का दरवाजा खोला। शिवांगी नीचे उतरी। ये जगह बहुत अलग है, वो कुछ कहने ही वाली थी कि अद्विक ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ा, उसे पास खींचा और उसके कान के करीब झुकते हुए फुसफुसाया, मुझे अपनी बीवी के साथ क्वालिटी टाइम बिताना था, अकेले में। शिवांगी की सांसें अटक गईं। उसके चेहरे पर हल्की शर्म भी थी, लेकिन कहीं न कहीं एक डर भी। इतनी दूर, सबसे अलग क्यों? कभी कभी जब शोर बहुत ज्यादा हो जाए तो सुकून के लिए दूर जाना पड़ता है। अद्विक ने उसकी हथेलियां अपने हाथों में थामते हुए कहा। फार्म हाउस के अंदर एक बड़ी, खूबसूरत लेकिन सुनसान जगह। कमरे पुराने थे, लेकिन साफ। दीवारों पर तस्वीरें नहीं थी, बस खाली फ्रेम। एक अजीब सी नीरवता थी वहां, जैसे वक्त रुक गया हो। अद्विक ने सारा सामान पहले से पहुंचा रखा था। एक सजे हुए बेडरूम में फूल, मोमबत्तियां और धीमी रोशनी। तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आता हूँ, उसने प्यार से कहा। शिवांगी सिर हिलाकर वॉशरूम की ओर चली गई, लेकिन जैसे ही वो भीतर गई, अद्विक का चेहरा एकदम बदल गया। उसने मोबाइल निकाला और अपने असिस्टेंट साहिल को टेक्स्ट किया। प्लान स्टॉट, 48 घंटे तक कोई बाहर की कॉल, नेटवर्क या विजिटर नहीं। अब शिवांगी को पूरा यकीन दिलाना है कि वो मेरी है, और जो बीत गया वो बस एक सपना था, अद्विक अपने मन में सोच रहा था। चैप्टर 32। अब आगे। शिवांगी बाथरूम से निकल कर आई तो अद्विक पहले ही टेबल पर सब सजा चुका था। मेज पर सूप की खुशबू फैल रही थी, साथ में गरम गरम रोटियां भी रखी थी। आओ, बैठो, अद्विक ने उसके लिए कुर्सी खींचते हुए मुस्कुराकर कहा। शिवांगी थकी हुई सी आकर सोफे पर बैठ गई। अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम बुआ माँ की बातों को दिल पर मत लेना, अद्विक ने उसके सामने बैठते हुए नरमी से कहा। शिवांगी की आंखों में उलझन थी। होंठ धीरे से हिले। अद्विक, हम कब और कैसे मिले थे? बस यही जानना चाहती हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं आता। अद्विक ने उसका हाथ थाम लिया, उसकी उंगलियां अपने हाथों में कसकर पकड़ते हुए बोला। याद करने की जरूरत नहीं, मैं हूं न तुम्हारे साथ। मुझ पर भरोसा है न? शिवांगी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर झुका दिया। उसकी आंखों में अनकही बेचैनी झलक रही थी। अद्विक ने उसके सामने रखी प्लेट उठाई, एक निवाला तोड़कर उसकी ओर बढ़ाया। लो, थोड़ा सा खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। शिवांगी चुपचाप उसके कहे अनुसार खाने लगी। उसके हर निवाले के साथ अद्विक की नजरें उसके चेहरे पर टिकी थी। बाहरी तौर पर उसके चेहरे पर स्नेह था, पर भीतर कहीं बहुत गहरी परत में कुछ और ही छिपा था। उसके चेहरे के मुखौटे के पीछे एक राज था। वह भीतर ही भीतर सोच रहा था,
यही भरोसा टूटेगा, साथ में तुम भी टूटोगी। तुम्हें टूटते हुए देख तुम्हारा बाप भी टूटेगा, वैसे ही जैसे उसने मेरे डैड का भरोसा तोड़ा था। अद्वैत की आंखों में एक पल को नफरत की ज्वाला चमकी, मगर अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर वही नर्म मुस्कान उड़ ली। उसने शिवांगी को दवाई खिला बिस्तर पर सुला दिया। दूसरी ओर आशी अपने केबिन में बैठी सोच रही थी, आखिर डैड कैसे सिया रॉय को जानते हैं? वो उनसे नाराज क्यों है? क्या कुछ ऐसा है जो किसी को नहीं पता? आशी का केबिन। आशी का सीक्रेट फोन अचानक बीप हुआ। कमरे की घनी खामोशी को चीरती हुई वो आवाज जैसे उसके दिल की धड़कनों को भी तेज कर गई। उसने सावधानी से दरवाजा लॉक किया, अलमारी के कोने में बने गुप्त लॉकर से वो फोन निकाला और रिसीव बटन दबाया। उधर से आर वी की भारी पर दबे हुए स्वर में आवाज आई, वो अधिक संयम कपूर के दोस्त का बेटा है। आशी की सांस अटक गई। उसके होठों से अनायास निकला, लेकिन क्या? आर वी की आवाज और गहरी हो गई, जैसे बीते वक्त की राख से दबी चिंगारी बाहर निकल रही हो। 20 साल पहले जिस प्रोजेक्ट पर संयम और अधीर काम कर रहे थे, उसमें बड़ी गड़बड़ी हो गई थी, और उसका सारा इल्जाम अधीर पर आया। वो इल्जाम ऐसा था जो एक ईमानदार इंसान के आत्मसम्मान को चूर कर दे। अधीर ये अपमान सह नहीं पाया और उसने अपना वजूद ही मिटा लिया। आशी के हाथ से फोन कांप गया। उसके उसके बाद 1 महीने भी नहीं बीते थे कि उसकी पत्नी स्नेहा भी चल बसी। टूटा हुआ घर, बिखरा हुआ परिवार, सिया अद्वैत को लेकर लंदन चली गई। वहां उसने नई शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन आशी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन असल में? आर वी की आवाज में कड़वाहट थी, जैसे हर शब्द जहर से टपक रहा हो। असल में अधीर दोषी नहीं था। ये सब उसके अपने असिस्टेंट ने किया था। उसी ने उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स लीक की थी। और मजे की बात ये कि वो असिस्टेंट आज भी जिंदा है, पर संयम कपूर की वजह से उसने सबसे बड़ी सजा भुगती है। आशी के मन में उथल पुथल मच गई। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, तो क्या ये मुमकिन है कि सिया और अद्वैत को कभी इस सच का पता ही न चला हो, और अब अद्वैत ने ये शादी बदला लेने के लिए की हो? कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया, मानो किसी अदृश्य साय ने भी इस सच को सुन लिया हो। आर वी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आशी, जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज बदला नहीं होती, बल्कि अधूरी जानकारी होती है। और अद्वैत के दिल में जो जहर भरा है, वो सिर्फ उसके अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए खतरा है जो उसके करीब जाएगा। सुबह की हल्की धूप में ग्रे मेंशन की दीवारें भी उदास सी लग रही थीं। आशी जैसे ही भीतर दाखिल हुई, उसकी नजरें तुरंत शिवांगी और अदिक को ढूंढने लगी। लेकिन हैरानी ये थी कि दोनों वहां मौजूद ही नहीं थे। उसने सीधा सिया से पूछा, शिवांगी और अधिक कहाँ हैं? सिया ने धीमे स्वर में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, आशी। सच कहूं तो वो मुझे भी कुछ नहीं बताते। आशी का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और सीधे मुद्दे पर आ गई। सिया, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। सिया ने नजरें उठाई, पर उनमें थकान और बोझ था। क्या अधिक ने ये शादी बदले के लिए की है? कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। सिर्फ आशी के सवाल की गूंज कानों में बार बार टकरा रही थी। सिया की पलकों ने झुककर अपने ही मौन से सब कह दिया। आशी को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। मुझे नहीं पता, सिया ने आखिरकार टूटी आवाज में कहा। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की थी, बहुत समझाया, लेकिन मैं रोक नहीं पाई। फार्म हाउस। कमरे में एक मीठी सी महक थी। अद्वैत ने शिवांगी के लिए सफेद रेशमी गाउन और चाय का कप लाकर रखा था। शिवांगी थोड़ी थकी थी, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अद्वैत ने उसकी तरफ बढ़कर उसका हाथ थामा। आज बस हम दो हैं, न कोई दुनियादारी, न कोई डर। शिवांगी कुछ नहीं बोली, उसने बस सिर झुका लिया। अद्वैत ने धीरे से उसके बालों को कान के पीछे किया और उसकी आंखों में देखा। तुम मुझे भरोसे से देखती हो ना? शिवांगी ने एक धीमा हाँ कहा, लेकिन उसकी पलकें हल्की कांप गईं। उसने उसकी कमर में हाथ डाल उसे थोड़ा करीब किया। उसके बाल सहलाते हुए बोला, ये भरोसा संभल कर रखना। तभी फ्लैशबैक की चिंगारी। शिवांगी की आंखों के सामने एक चेहरा कौंधा। वंश का चेहरा। कमरे की वही रोशनी, वही स्पर्श, और वो जबरदस्ती। छोड़ो मुझे, वंश प्लीज, अब देर हो चुकी है। उसके हाथ पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। वर्तमान में शिवांगी की सांसें तेज हो गईं। उसका शरीर कांपने लगा। अद्वैत अब भी उसे पास लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छोड़ो, हटो मुझसे। उसने एक झटके में अद्वैत को धक्का दे दिया। मैंने कहा हटो। उसकी चीख कमरे में गूंज गई। अद्वैत चौंक गया।
शिवांगी, क्या हुआ? उसकी आंखों में फिक्र सच्ची थी। शिवांगी दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे कुछ याद आया, वंश ने। वो शब्दों में नहीं कह पा रही थी, लेकिन उसका डर सब कह गया। अद्विक ने उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। अद्विक शिवांगी को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। 33 शिवांगी जमीन पर बैठी थी, घुटनों में चेहरा छुपाए, आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। उसकी सांसें टूटी हुई थी, जैसे कोई सालों का जख्म अचानक उभर आया हो। अद्विक उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। शिवांगी, शांत हो जाओ, प्लीज। उसने धीरे से उसके बालों को सहलाया, लेकिन छुआ नहीं। शिवांगी ने चेहरा उठाया, उसकी आंखें लाल थीं और होंठ कांप रहे थे। कोई कोई मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, बस एक चेहरा, एक नाम, वंश। उसने डरते हुए कहा। क्या किया उसने? वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई। आंसुओं ने बाकी सब कह दिया। मैं आपके लायक नहीं हूं अद्विक। वो एकदम से उसके सीने से लग गई और जोर से रो पड़ी। अद्विक ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें अब भी गंभीर थीं। शिवांगी, उसने गहरी, सधी हुई आवाज में कहा, तुम मेरे लिए अब भी वैसी ही हो, जैसी पहले थी। जिसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वंश, वंश कौन था? उसकी आवाज में गुस्से की लहर थी। शिवांगी ने रोते हुए सिर हिलाया। नहीं पता, बस चेहरा याद आया, धुंधला सा, साया सा। क्या उसने मेरे साथ कुछ? मैं डर गई हूँ अद्विक, मुझे नहीं पता मैं कौन थी। अद्विक उसे और करीब खींचता है। तुम मेरी बीवी हो, अब सिर्फ मेरी। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, किसी और की, किसी बीते हुए की, सब मैं संभाल लूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखो। शिवांगी उसकी बातों में कुछ राहत महसूस करती है। वो खुद को और उसकी बाहों में समेट लेती है, लेकिन उसकी आंखें अब भी भीगी थीं। कमरे में एक गहरा सन्नाटा था। शिवांगी नींद में थी, थकी, टूटी और डरी हुई। अद्विक उसके पास बैठा था, एकटक उसकी मासूम, शांत सांसों को देखता रहा। उसकी पलकें भारी थीं, लेकिन दिल जैसे कोई भूचाल झेल रहा था। अचानक उसने अपनी मुठियां भींच लीं। वो खड़ा हुआ, कमरे के कोने में पड़ा उसका फोन उठाया और कॉल लगाया अपने एक आदमी को। मुझे वंश चाहिए, आज ही, हर शहर, हर सीसीटीवी, हर लॉग ट्रैक करो। वो मिला तो जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसकी आवाज में कोई हलचल नहीं थी, बस एक ठंडी, आग जैसी सख्ती थी। अद्विक फिर उसके पास आया। बिस्तर के किनारे बैठते हुए उसने अपनी हथेली में उसके हाथ को लिया, धीरे से, बिना जगाए। उसने हिम्मत कैसे की तुम्हें छूने की? वो फुसफुसाया। तुम मेरी हो। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद उसकी आंखें नम हो गईं। अद्विक का फोन फिर बजा। उधर से साहिल ने जवाब दिया। वंश की एक हल्की लोकेशन मिली है, सर। लगता है दिल्ली में है, किसी पुराने गेस्ट हाउस में छिपा हुआ। अद्विक की आंखों में ज्वाला दौड़ गई। जाओ और जाकर उसे यहाँ लाकर बंद कर दो। अगली सुबह शिवांगी की आंख खुलती है। सुबह की हल्की रोशनी से शिवांगी की आंख खुली। उसने देखा अद्विक सोफे पर बैठा है। उसकी आंखें अब भी भरी हुई थीं। आप ठीक हैं? अद्विक ने उसे देख मुस्कुराने की कोशिश की। जब तुम पास होती हो, सब ठीक हो जाता है। शिवांगी उस जवाब में सुकून ढूंढती रही। उसे क्या पता था कि अब एक तूफान वंश की तलाश में निकल चुका है। फार्म हाउस की बेसमेंट, हवा भारी थी, दीवारें चुप, और कुर्सी से बंधा एक अधमरा वंश। उसका मुंह पट्टी से बंधा था, चेहरा पसीने और डर से भीगा हुआ। साहिल, अद्विक का असिस्टेंट, फोन पर बात कर रहा था। हाँ सर, सब तैयार है। आपने कहा था, अब वक्त आ गया उसे सबक सिखाने का। फोन कट होते ही उसने दरवाजे की ओर देखा और अद्विक अंदर आता दिखा। अद्विक काले कपड़ों में था, आंखों में वो ज्वाला जिसने कई रातों से उसकी नींद छीनी थी। उसने धीरे धीरे वंश की तरफ कदम बढ़ाए। तुमने सोचा था तुम उसे छू लोगे और मैं चुप रहूंगा। वंश की आंखों में डर भरता जा रहा था। अद्विक ने इशारे से साहिल को बाहर भेजा। साहिल ने जाने से पहले कहा, सर, एक बात पूछूं? क्या? कहीं आपको उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? अद्विक कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला, फिर दांत भींच कर बोला, तुम जाओ साहिल, ये मेरा हिसाब है। और नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं है उस लड़की से। साहिल चुपचाप चला गया, लेकिन दरवाजे से निकलते हुए बुदबुदाया, भगवान करे उसे कुछ करने से पहले तुम्हें होश आ जाए, वरना जो तकलीफ उसे होगी उससे ज्यादा शायद तुम्हें भी होगी।
वो देख पा रहा था, अद्वैत का बदला अब बदला नहीं प्यार में बदल चुका है। शिवांगी की मासूमियत कहीं ना कहीं उसके दिल में घर कर चुकी थी। अद्वैत अब वंश के सामने खड़ा था। उसने उसकी मुंह से पट्टी हटाई। वंश खांसता हुआ बोला, देखो, मुझसे जो हुआ, गलती थी, मैंने कुछ किया नहीं था। बस पास आने की कोशिश की थी। शिवांगी मुझसे डर गई थी, पर मैंने। चुप। अद्वैत ने एक घूंसा उसके जबड़े पर मारा। उसने मेरा नाम पुकारते हुए रोया था। क्या तू सोच भी सकता है, उसे दर्द देकर कोई बच सकता है? वंश ने फिर बोला, तुम्हें उससे प्यार हो गया है, इसलिए मार रहे हो मुझे। अद्वैत चुप रहा, आंखें नम होने लगी थीं। फार्म हाउस, रात का तीसरा पहर, सब सो रहा था, सिवाय अद्वैत के। बारिश अब थम चुकी थी। बाहर अजीब सी शांति थी और भीतर अद्वैत की रगों में तूफान। रात का सन्नाटा बार बार अद्वैत के अंदर उठते तूफान को रोक नहीं पा रहा था। हाथ में गिलास थामे वो एक के बाद एक ड्रिंक गटकता गया। गुस्सा, तकलीफ और भीतर दबा हुआ प्यार सब मिलकर उसे तोड़ रहे थे। नशे की चुभन ने उसकी जुबान की दीवारें ढीली कर दी। टेबल पर पड़ी विस्की की बोतल अब आधी रह चुकी थी। गिलास बार बार भरते और खाली होते जा रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं, नशे से नहीं, गुस्से और बेचैनी से। उसने छूने की हिम्मत कैसे की? मुझे नहीं पता उसने कितना किया, पर वो डर गई थी। और अब वो मुझसे कहती है, मैं तुम्हारे लायक नहीं। उसने गिलास फर्श पर फेंक दिया। कांच टूटकर बिखर गया, जैसे उसका सब्र। अद्वैत के दिल से आवाज आई, तू उससे प्यार करता है, तभी तो तू उस वंश को सजा दे रहा है। दिमाग ने कहा अंडस को, नहीं, ये बदला है जो इस रूलेगा। उसे तकलीफ देकर कोई और नहीं। अद्वैत ना जाने कितनी ही विस्की की बोतल खाली कर चुका था। शिवांगी का कमरा खिड़की के पास बैठी थी। नींद नहीं आ रही थी। शिवांगी चुपचाप बैठी थी। नींद उससे दूर थी, शायद डर अब भी भीतर छिपा बैठा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। वो चौंकी। अद्वैत। उसकी चाल लड़खड़ाए हुई थी। आंखें पसीजी हुई, होंठ सूखे हुए। तुम अब भी जाग रही हो? उसने धीमे से पूछा, लेकिन आवाज भारी थी। हाँ, आपको ठीक लग नहीं रहे। वो उसके पास आया, धीरे से उसके सामने बैठ गया, जमीन पर। तुम्हें कोई छूने की कोशिश करे, ये सोचकर भी मेरा खून खौलता है। पता है, तुम जो हो, वैसी हो, सिर्फ मेरी। उसका सिर शिवांगी की गोद में। अद्वैत ने अपना सिर उसके घुटनों पर रख दिया। शिवांगी हकबका गई, लेकिन हटाई नहीं। उसके बालों को सहलाते हुए बोली, आपको आराम करना चाहिए, आपने बहुत पी लिया है। तुम्हें नहीं पता तुम मेरे लिए क्या बन गई हो। पहले सिर्फ मकसद थी, अब मेरी जिंदगी। मुझे छोड़कर मत जाना। नशे में अद्वैत अपने छिपे जज्बात जाहिर कर रहा था। उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैं तुम्हें सिर्फ अपने पास रखना चाहता था, पर अब लगता है तुम्हें खोने से डर लगता है। क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों दूर जा रही हो मुझसे? उसकी आवाज भारी और कांपती हुई थी। शिवांगी ने कुछ कहना चाहा, मगर उसके होठों से शब्द निकल ही नहीं पाए। अद्वैत ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक सच्चाई तैर रही थी जो उसने कभी इतनी साफ नहीं देखी थी। मैं तुमसे, तुम्हें खो नहीं सकता शिवांगी। सुन रही हो ना? उसके होंठ उसके करीब आए, और पलों में दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं। नशे में बहकते हुए अद्वैत ने अपनी सारी भावनाएं उस एक पल में उंडेल दी, और शिवांगी भी उसके प्यार की उस आंधी में बह गई। अगली सुबह अद्वैत का सिर भारी था, मानो हथौड़े से चोट की जा रही हो। उसने आंखें खोली तो कमरे में पसरा सन्नाटा उसे खटकने लगा। उसने करवट ली, बिस्तर की दूसरी तरफ शिवांगी नहीं थी, लेकिन चादरें और बिखरा हुआ कमरा उसकी रात की हरकत का आईना थे। एक झटका सा उसे भीतर से लगा। ये मैंने क्या कर दिया? उसने धीमे से बड़बड़ाया। गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए वो उठ बैठा। तभी दरवाजे पर आहट हुई। शिवांगी ट्रे में हैंगओवर सूप लेकर आई थी। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। ये लो, तुम्हारा सर दर्द कम हो जाएगा। लेकिन अद्वैत की नजर जैसे उसमें कसूर ढूंढ रही थी। उसने गुस्से में सूप हाथ से झटक दिया। कटोरी फर्श पर बिखर गई। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? वो लगभग दहाड़ उठा। मैं नशे में था, तुम तो होश में थी। शिवांगी उसकी आंखों में सीधा देखती रही। उसकी नजरों में न कोई शिकायत थी, न गुस्सा, बस एक सादगी भरी मासूमियत। धीरे से बोली, अद्वैत, हम पति पत्नी हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? उसके शब्द जैसे सीधे अद्वैत के दिल पर चोट कर गए। चैप्टर 34। ए फ्लैट आगे। शिवांगी चौंकी, लेकिन उसकी नजरों में कोई डर नहीं था। वो शांति से, सीधी उसकी आंखों में देखती रही। अद्वैत, हम पति पत्नी हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसमें गलत क्या है?
ये शब्द जैसे अद्वैत के दिल पर नुकीले तीर की तरह चुभे। उसका गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि ये सच वही था जिससे वो भाग रहा था। वो बुदबुदाया, तुम नहीं समझोगी, तुम जा यहाँ से। शिवांगी की आंखें नम हो उठी। उसने कांपते स्वर में कहा, आप समझाए अद्वैत, मैं जरूर समझूंगी। आप मुझे क्यों दूर धकेल रहे हैं? अद्वैत अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके कदम तेज थे, उसकी सांसें भारी। उसने दोनों हाथों से शिवांगी के कंधे पकड़े और उसकी आंखों में झांकता हुआ लगभग टूटते स्वर में बोला, नहीं समझ पाओगी, सब वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। शिवांगी की पलकों से आंसू लुढ़क पड़े। तो सच बताए न, उसकी आवाज कांपी। अद्वैत की आंखें भर आईं, लेकिन उसने चेहरा मोड़ लिया, क्योंकि उन आंसुओं से ज्यादा डरावना उसके अपने सच्चाई का बोझ था। प्लीज शिवांगी, जाओ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे कुछ देर अकेला रहने दो। शिवांगी वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से बहे आंसू अब फर्श पर गिर रहे थे। अद्वैत ने उन्हें देखने की हिम्मत नहीं की। उसकी पीठ कांप रही थी, मगर उसने खुद को सख्त बनाए रखा। शिवांगी ने भारी कदमों से कमरे से बाहर जाना शुरू किया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने आखिरी बार मुड़कर अद्वैत को देखा। उसके चेहरे पर गुस्से का मुखौटा था, लेकिन आंखों में छुपे आंसू साफ बता रहे थे कि वो खुद से जंग लड़ रहा है। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अद्वैत कुर्सी पर गिर पड़ा। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसका दिल भीतर से चीख रहा था, ये रिश्ता तो मैंने बस बदला लेने के लिए बनाया था। मैं शिवांगी के भरोसे को तोड़ना चाहता था, उसके पिता से हिसाब बराबर करना चाहता था। लेकिन इतना आगे नहीं। उसकी सांसें टूटने लगी। अब क्या करूं? क्या इस झूठ पर बने रिश्ते को सच मान लूं? क्या सच बयां कर दूं? लेकिन अगर सच सामने आ गया तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा, और अब मैं उसे खोना नहीं चाहता। उसके आंसू उसके ही गुस्से के साथ मिलकर दिल को और छलनी कर रहे थे। अद्वैत फ्रेश हुआ बिना कुछ बताए आधी रात को फार्म हाउस से निकल पड़ा। सानवी की आंखें खुली तो उसने पाया कि वो किसी अनजान कमरे में है। कमरे की दीवारों पर हल्के पीले रंग की पपड़ी छूट चुकी थी। फर्नीचर साधारण था, और खिड़की से आती सुबह की धूप कमरे को एक सादगी भरी गर्माहट दे रही थी। उसके आसपास न तो कोई महंगा इंटीरियर था, न ही ब्रांडेड सामान, बस सादगी और सुकून। वो घबराते हुए कमरे से बाहर निकली। बाहर जाकर देखा तो किचन से बर्तनों की खनक और चाय की खुशबू आ रही थी। नव सफेद शर्ट की बाजू मोड़कर बड़ी तसल्ली से नाश्ता बना रहा था। पास की डाइनिंग टेबल पर करीब 20 साल की एक लड़की बैठी थी, जिसके चेहरे पर शरारत और ताजगी दोनों झलक रही थी। जैसे ही उस लड़की की नजर सानवी पर पड़ी, उसने हल्के व्यंग्य से मुस्कुराकर कहा, भाई, आ गई आपकी वो नशेड़ी। सानवी का माथा तमतमा गया। उसका एटीट्यूड तुरंत जाग उठा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे नशेड़ी कहने की? उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। लड़की न्या, जो नव की छोटी बहन थी, ने बिना डरे उंगली सानवी की ओर उठाए और बोली, तो क्या कहें? अगर नशे में रात को सड़क पर गिरी मिलो तो फूल जैसी परी कहूं क्या? जो दिखा वही कहा। सानवी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है बात करने की? जानती भी हो मैं कौन हूँ? नेहा ने हंसी दबाई और व्यंग्य से बोली, हाँ हाँ, खन्ना ग्रुप्स की शहजादी, जो शराब में डूबी राजकुमारी बनकर सड़कों पर घूम रही थी। सानवी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर वो कमजोर दिखना नहीं चाहती थी। तभी नव दोनों के बीच आ गया। उसने सख्ती से कहा, बस करो निया। और तू? उसने सानवी की ओर देखा। तुम्हें भी आराम करना चाहिए। यहाँ बहस से कुछ साबित नहीं होगा। नव ने निया को इशारा करते हुए कहा, जल्दी खा लो, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। निया ने आंखें घुमाई, लेकिन चुपचाप खाने लगी। जबकि सानवी वहीं खड़ी रह गई, अपनी टूटी हुई इज्जत, गुस्से और हैरानी के बीच। आशी खामोश थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार सार्थक पर टिकी हुई थी। वह जैसे हर पल उसे अपने भीतर उतार लेना चाहती हो। सार्थक की उंगलियां लैपटॉप पर चल रही थी। फाइल्स और मेल्स खुलते बंद होते जा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान आशी की उस चुप्पी की ओर खींचने लगा। कुछ देर बाद उसने काम रोक दिया और उसकी ओर मुड़कर मुस्कुराया। आशी, इतने गौर से क्या देख रही हो? मैं ही हूँ, तुम्हारा वही सार्थक। आशी ने हल्की सी सांस ली, जैसे मन में हजारों सवाल दबे हों। उसने बिना कुछ कहे धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ लिया। पकड़ में हल्की सी घबराहट थी। सार्थक, वह धीमे स्वर में बोली, अगर एक दिन आपको ये पता चले कि मैंने आपसे अपने बारे में कोई झूठ कहा है, तो आप क्या करेंगे? सार्थक उसकी आंखों में झांकता रह गया। उस नजरों में छुपा डर, झिझक और एक ऐसा सच था जो उसके होठों तक आकर भी रुक गया था। उसने आशी को अपनी बाहों में खींचकर सीने से लगा लिया।
हर कोई झूठ बोलता है आशी, या फिर कुछ न कुछ छुपाता है। लेकिन बात झूठ की नहीं होती, बात उसके पीछे के कारण की होती है। अगर वजह सही हुई तो मैं तुम्हें कभी भी माफ कर दूंगा। आशी के गले में अटकते शब्द आखिर बाहर निकल पड़े। उसकी आंखें नम हो गईं। एक दिन मैं आपको सब सच बता दूंगी सार्थक, वादा करती हूँ। बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। लेकिन प्लीज, आपने जो गार्ड मेरे पीछे लगाया है उसे हटा दीजिए। मुझे ऐसे लगता है जैसे हर वक्त कोई मेरी परछाई बना हुआ है। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं खुद आपके सामने सब राज खोल दूंगी। उसके शब्दों में गहराई थी, जैसे वह किसी भारी बोझ के नीचे दबी हो। सार्थक ने उसकी ठंडी उंगलियों को अपने हाथों में कस लिया। उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारे कहने पर। लेकिन उसके दिल में एक अनकहा डर बैठ गया। वो जानता था, आशी कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। कमरे की खामोशी अब और भी गहरी हो गई। बाहर हवा की हल्की सरसराहट थी, और भीतर दो धड़कनों की आवाज। एक धड़कन भरोसे की थी, दूसरी छुपे हुए सच की। चैप्टर 35। अचानक बिना कुछ कहे अद्विक फार्म हाउस छोड़कर चला गया। शिवांगी बालकनी में खड़ी उसकी कार को जाते हुए बस देखती रह गई। उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, मगर दिल ने जैसे आवाज ही खो दी थी। 2 दिन गुजर गए। फार्म हाउस की दीवारें जैसे और भी खामोश हो गई थीं। शिवांगी की आंखें बार बार मुख्य गेट पर टिक जाती, मानो हर आहट अद्विक के लौटने की खबर हो। उस रात देर से एक कार गेट पर आकर रुकी। शिवांगी की धड़कनें तेज हो गईं। वो आ गया, उसने सोचा और उम्मीद से सीढ़ियां उतर आई। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सामने साहिल खड़ा था। उसके कदम ठिठक गए, चेहरा ढल सा गया। हेलो मैडम, मैं साहिल हूँ, अद्विक सर का असिस्टेंट। सर से मिलने आया था। आप बता दीजिएगा कि मैं यहाँ आया था। शिवांगी ने अपने अंदर का दर्द दबाते हुए धीरे से कहा। वो यहाँ नहीं है। इतना कहकर वो चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट गई। साहिल को कुछ अजीब लगा। उसने पास खड़े सर्वेंट से धीरे से पूछा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? महिला सर्वेंट ने आह भरते हुए कहा, पता नहीं साहब कहाँ हैं, 2 दिन से घर नहीं आए। और मैडम, वो भी ठीक से खाना नहीं खा रही हैं। साहिल का दिल कसक उठा। उसके कदम अनचाहे शिवांगी के कमरे की ओर बढ़ गए। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कमरे के अंदर शिवांगी खिड़की के पास बैठी बाहर अंधेरे को निहार रही थी। आंखों में आंसू और चेहरे पर अनकहा दर्द था। साहिल धीरे से अंदर आया। उसके पास आकर पंजों पर बैठ गया। मैडम, मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच क्या हुआ है। लेकिन अगर कभी भी आपको कुछ कहना हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। ये कहते हुए उसने टेबल पर अपना विजिटिंग कार्ड रख दिया और खड़ा हो गया। जाते जाते उसने बड़े भाई की तरह उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे अपना बड़ा भाई समझिए। शिवांगी की आंखों में पहली बार एक सुकून की झलक आई, लेकिन आंसू वहीं थमे रहे। साहिल दरवाजे तक पहुंचा ही था कि पीछे से शिवांगी की धीमी सी आवाज आई, क्या आप जानते हैं अद्विक ने मुझसे शादी क्यों की? साहिल ठिठक गया। उसने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों झलक रहे थे। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैडम, मुझे इतना ही पता है कि सर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको तकलीफ देने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ सकते। आप उनकी दुनिया हैं। उसके शब्द शिवांगी के दिल में गूंज उठे। साहिल ने धीरे से जोड़ा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सर को ढूंढ लूंगा और उन्हें वापस ले आऊंगा। साहिल ने फार्म हाउस छोड़ा और पूरी रात अद्विक को ढूंढता रहा। उसके फोन स्विच ऑफ थे, न दफ्तर गया था, न किसी बिजनेस पार्टनर से मिला। आखिरकार तीसरे दिन की सुबह शहर के बाहरी हिस्से के एक पुराने गेस्ट हाउस के बाहर उसे अद्विक की कार खड़ी मिली। साहिल ने भारी कदमों से अंदर जाकर दरवाजा खोला। कमरे में हल्की सी शराब की गंध फैली थी। पर्दे आधे गिरे हुए थे। फर्श पर कुछ टूटी बोतलें और अधजले सिगरेट पड़े थे। कुर्सी पर बैठा अद्विक, बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरा जैसे कई दिनों से नींद से महरूम। साहिल ने उसे देखकर हैरानी से कहा, सर, आप यहाँ? सब ठीक है? अद्विक ने सिर उठाया, हल्की सी मुस्कान दी, मगर वो मुस्कान भीतर का दर्द छुपा नहीं सकी। ठीक, तुम क्या सोचते हो साहिल, मैं ठीक हूँ। साहिल ने चुपचाप पास आकर मेज पर रखी बोतल हटाई। आपने घर क्यों छोड़ा? मैडम 2 दिन से आपका इंतजार कर रही हैं। खाना तक ठीक से नहीं खा रही। अद्विक की आंखों में कसक दौड़ गई। उसने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। वो मेरी वजह से रो रही है, और मैं ही सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। साहिल ने हैरानी से उसकी ओर देखा। गुनहगार? सर, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं?
अद्विक ने कुर्सी की पकड़ कस दी। उसकी आवाज कांप रही थी। क्योंकि ये शादी, ये रिश्ता, सब एक झूठ है। बदले की आग में मैंने ये बंधन बांधा। मैंने सोचा था कि शिवांगी को उसके पिता की गलती की सजा दूंगा। लेकिन उसकी आंखों से पहली बार आंसू छलक पड़े। लेकिन अब मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं खुद से नफरत करता हूँ कि मैंने उसे धोखा दिया। उसके विश्वास के लायक मैं कभी था ही नहीं। साहिल। कमरे में सन्नाटा छा गया। साहिल की बातें अद्विक के दिल में गूंज रही थीं। कब तक अपनी ही भावनाओं से भागते रहोगे? मान लो अद्विक, तुम शिवांगी से प्यार करते हो। उस रात अद्विक देर तक अपने कमरे में अकेला बैठा रहा। आशी जिंदल के दिए दस्तावेज उसकी टेबल पर खुले पड़े थे। जैसे जैसे वह उन्हें पढ़ता गया, उसकी सांसें भारी होती गईं। पन्नों पर लिखी सच्चाइयां उसके सीने पर पहाड़ की तरह गिर रही थीं। ये कैसे हो सकता है? मैं अब तक जिसे दोषी मानता रहा, वही तो मेरे पिता के लिए न्याय लाया था। अद्विक का दिल मानने को तैयार ही नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार शिवांगी का चेहरा घूम जाता। कैसे वह उससे नजर मिला पाएगा? उसे लगा जैसे सारी दुनिया बिखर गई हो। दिन गुजरते गए। ऑफिस की व्यस्तता के बावजूद अद्विक ने शिवांगी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटाई। हर सुबह सोचता आज जाऊंगा उससे मिलने, लेकिन शाम तक खुद को पीछे खींच लेता। उधर शिवांगी के लिए हर दिन भारी होता जा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान का कोई नामो निशान नहीं था। हल्के मेकअप के पीछे वह अपने टूटे दिल को छिपाने की नाकाम कोशिश करती रही। एक सुबह उसने ठान लिया, अब और नहीं। मुझे अद्विक से जवाब चाहिए। वह रॉय ग्रुप्स के भव्य दफ्तर के रिसेप्शन पर पहुंची। शीशे की ऊंची ऊंची दीवारों वाला वह भवन उसके आत्मविश्वास को तोड़ने जैसा लग रहा था। लेकिन वह अंदर गई, सीधे काउंटर पर खड़ी हुई और धीमे स्वर में बोली, मुझे अद्विक रॉय से मिलना है। उनका केबिन किस फ्लोर पर है, बता सकती हैं? रिसेप्शनिस्ट ने हल्की मुस्कान के साथ औपचारिक लहजे में पूछा। मैडम, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? शिवांगी ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, लेकिन क्या मुझे बिना अपॉइंटमेंट अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी? लड़की ने खेद जताया। सॉरी मैम, हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। वैसे भी सर इस वक्त बाहर मीटिंग में गए हुए हैं। शिवांगी का दिल बैठ गया। उसने झिझकते हुए पूछा, और साहिल भाई, क्या वो अद्विक के साथ हैं? नहीं मैम, रिसेप्शनिस्ट ने फाइलों पर नजर डालते हुए कहा, साहिल सर अपने केबिन में हैं। शिवांगी ने गहरी सांस ली। थैंक यू। उसने तुरंत फोन उठाया और साहिल का नंबर मिलाया। आवाज में कपकपी थी। साहिल भाई, मैं नीचे रिसेप्शन पर हूँ। मुझे अद्विक से मिलना है। कुछ ही मिनटों में लिफ्ट से बाहर आता हुआ साहिल दिखाई दिया। तेज कदमों से वह उसकी ओर बढ़ा। शिवांगी वेटिंग एरिया की एक कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर अधूरी उम्मीदें थीं। साहिल उसके सामने झुककर पंजों पर बैठ गया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। शिवांगी, अद्विक मुझे कुछ नहीं बता रहा। क्या तुम बता सकती हो? आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या है? शिवांगी की आंखों में वो आंसू छलक पड़े जिन्हें वह कितने दिनों से रोक रही थी। गाल पर गिरती बूंद को पोंछते हुए उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे अद्विक से मिलना है साहिल भाई। बस इतना बता दो, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी आंखों में सवाल थे, दर्द था और सबसे ज्यादा वो बेबसी, जो सिर्फ उसी इंसान से जवाब चाहती थी, जिसे उसने अपने दिल से कभी जुदा नहीं किया था। बाहर से अद्विक अंदर आया, काले सूट में, पर आंखों के नीचे थकान और चेहरा तनाव से भरा हुआ। उसके कदम सीधे अपने केबिन की ओर बढ़ रहे थे, मगर तभी वो ठिठक गया। वेटिंग एरिया में बैठी शिवांगी उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में हफ्तों का इंतजार, दर्द और अनगिनत सवाल थे। दोनों की नजरें टकराईं। पल भर को वक्त थम गया। अद्विक का गला सूख गया। उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो यहाँ क्यों आए है? क्या साहिल ने बुलाया, या खुद आए है? मैं उससे कैसे नजर मिलाऊंगा? शिवांगी धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन चेहरा अब भी सख्त था। वो एक कदम उसकी ओर बढ़ी। अद्विक, उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही शिवांगी ने आगे बढ़कर अद्विक को कसकर गले लगाया, पूरा वेटिंग एरिया सन रह गया। टीम के मेंबर्स, जो अद्विक के पीछे पीछे आ रहे थे, अचानक ठिठक गए। सर, ये कौन है? कुछ लोग एक दूसरे से फुसफुसाए। किसी ने सोचा पहली बार किसी को यूं सर को छूते देखा है, वरना तो उनकी नजरें भी सबको पिघला देती हैं। साहिल ने तुरंत आगे बढ़कर सबको रोक लिया। उसकी आवाज में सख्ती थी। सब लोग, अपने अपने काम पर जाओ। अभी कोई सवाल नहीं। टीम के लोग सर झुकाकर चुपचाप हट गए,
लेकिन उनके चेहरों पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की के हाथ तो कीबोर्ड पर थे, मगर नजरें वेटिंग एरिया से हिल ही नहीं रही थी। उसने अपनी साथी से धीरे से कहा, ओह गॉड, ये मैडम अद्विक सर की वाइफ हैं क्या? अब समझ आया, इतनी हिम्मत से कैसे मिलना चाह रही थी। दूसरी लड़की की आंखें फैल गईं, लेकिन सर ने कभी मेंशन क्यों नहीं किया? हमेशा तो वो सख्त और रिजर्व्ड रहते हैं। उधर शिवांगी की आंखें भर आई थीं। वो अद्विक के सीने पर बार बार मुठ्ठियां मार रही थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे इग्नोर करने की? 2 हफ्ते, अद्विक, 2 हफ्ते, मैं हर पल तुम्हारा इंतजार करती रही। उसकी आवाज टूट रही थी। आंसू अब खुलकर बह निकले थे। अद्विक ने उसके हाथों को थाम लिया। उसकी पकड़ सख्त थी, मगर आंखों में तूफान। उसने कुछ नहीं कहा, बस अचानक शिवांगी को अपने साथ खींचकर अपने केबिन में ले गया। शिवांगी बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चल दी। दोनों के कदमों की आहट वेटिंग एरिया में गूंज रही थी। साहिल उनकी पीठ देखता रहा। उसके चेहरे पर संतोष भी था और चिंता भी। वह तुरंत रिसेप्शनिस्ट की तरफ मुड़ा और सख्त लहजे में बोला, मिस, इस चेहरे को अच्छे से देख लो। ये मिसेज रॉय हैं। अगली बार ये वेटिंग एरिया में इंतजार करती नजर नहीं आनी चाहिए, समझी? रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत सिर झुका कर कहा, जी सर। साहिल ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसे पता था अब जो भी होगा, अद्विक और शिवांगी के बीच होगा। फिर वह चुपचाप लिफ्ट की ओर बढ़ा और ऊपर जाकर अद्विक के केबिन के बाहर खड़ा हो गया। चैप्टर 36। अब आगे। अद्विक उस बड़ी सी कांच की खिड़की के सामने खड़ा था। नीचे फैला शहर चमचमा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो रोशनी कहीं नहीं उतर रही थी। वह दूर क्षितिज को ऐसे देख रहा था मानो जवाब ढूंढ रहा हो किसी अनजाने सन्नाटे में। पीछे से धीमे कदमों की आहट हुई। शिवांगी धीरे से आए और बिना कुछ कहे उसके पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आवाज टूटी, पर बेहद सच्ची थी। अगर आपको सच में लगता है कि ये सब मेरी गलती है, तो आई एम सॉरी अद्विक। लेकिन प्लीज, मुझे ऐसे इग्नोर मत कीजिए। आपकी चुप्पी मुझे अंदर से तोड़ देती है। अद्विक के सीने में हलचल और तेज हो गई। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, खिड़की पर टिकाया और फिर गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ा। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। नहीं शिवांगी, उसकी आवाज भारी थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती, सारी गलतफहमी मेरी है। मैंने तुम्हें कभी सच खुलकर बताया ही नहीं। शायद इसलिए तुम भी मेरे दर्द को सही तरह समझ नहीं पाई। शिवांगी की आंखों में और आंसू छलक आए। तो बताएं न अद्विक, क्या छुपा रहे हैं मुझसे? अद्विक ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। होंठ कांप रहे थे, आंखें लाल थीं। काश बता पाता, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में कहना मुश्किल होता है। मुझे डर है कि कहीं वो सच तुम्हें मुझसे दूर न कर दे। उसकी आवाज भर्रा गई। उसने निगाहें झुका लीं। आई एम सॉरी शिवांगी, सच में। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर अगर कभी मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई होगी तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? शिवांगी ने बिना झिझक उसके होंठों पर उंगली रख दी, मानो उसकी बात अधूरी ही रोक दी हो। आंसुओं के बीच हल्की मुस्कान आई। गलती चाहे जितनी भी बड़ी हो अद्विक, तुम्हें खोने से बड़ी नहीं हो सकती। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी में रहो। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अद्विक की आंखों से आंसू धुलक पड़े। वह और कुछ न कह सका। बस अचानक उसने शिवांगी को अपनी बाहों में कस लिया, जैसे सारी दुनिया से लड़ने की ताकत उसी एक आलिंगन में छिपी हो। वो जानता था कि उसका सच सामने आया तो शिवांगी उसे शायद माफ ना कर पाए, क्योंकि उसकी यादों के साथ, विश्वास के साथ जो खेला था। अयांश का कमरा, रात का समय। धृति अपनी डायरी के पन्नों पर कुछ लिखते लिखते रुक गई थी। उसके चेहरे पर बेचैनी और आंखों में गहरी सोच साफ झलक रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंकी और सिर उठाकर बोली, आइए। दरवाजा खुला और भीतर आए अंश खन्ना। उनकी आंखें जैसे किसी तलाश में थीं। उन्होंने सीधे धृति से पूछा, अयांश कहाँ है? धृति ने धीमे स्वर में जवाब दिया, वो अभी आए नहीं है बड़े पापा। आप बैठिए, शायद रास्ते में होंगे। अंश खड़े ही रहे। उनके हाथों में एक मोटी फाइल थी। कागजों की मोटाई और उनका दबाव उनकी उंगलियों में साफ झलक रहा था। धृति की नजर उसी पर टिक गई। उसने सहजता से पूछा, आपको कुछ काम था बड़े पापा? ये फाइल अयांश के लिए है क्या? अगर आप चाहें तो मुझे दे दीजिए, मैं उनके साइन करवा दूंगी। उसके शब्दों में विनम्रता थी, लेकिन नजरों में उत्सुकता भी छिपी थी। अंश ने एक पल को उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी कठोरता आ गई। फिर सपाट स्वर में बोले, नहीं, मैं उससे ऑफिस में बात कर लूंगा।
उन्होंने फाइल को थोड़ी और कसकर पकड़ा और बिना कुछ कहे मुड़कर बाहर चले गए। दरवाजा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। द्रुति की नजरें उस जगह टिक गईं जहां अभी अभी अंश खड़े थे। उसके भीतर बेचैनी की लहर दौड़ गई। ऐसा क्या है इस फाइल में जो मुझे नहीं दी जा सकती? बड़े पापा ने कभी इस तरह बात नहीं की। वह कुर्सी पर पीछे टिक गई, पर उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसकी आंखों के सामने आशी का चेहरा उभर आया। आशी की सख्त आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। द्रुति, याद रखना, किसी भी फाइल पर बिना पढ़े साइन मत करना, चाहे कितना भी भरोसा क्यों न हो। हर दस्तखत तुम्हारे और अयांश के भविष्य को तय करेगा। द्रुति की उंगलियां डायरी पर कस गईं। वह जानती थी, अंश खन्ना इतने सीधे नहीं हैं। अगर उन्होंने फाइल अयांश को दिखाने की बात कही है, तो जरूर उसमें कुछ हिस्सा है जो उससे छुपाना चाहते हैं। उसकी आंखें ठहर गईं, गहरी सोच में। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, मुझे उस फाइल तक पहुंचना होगा, हर हाल में। नेक्स्ट डे, कॉलेज का कैंपस सुबह की रौनक से भरा था। हर तरफ स्टूडेंट्स ग्रुप बनाकर हंसी मजाक कर रहे थे। इसी भीड़ के बीच निया अपने दोस्तों के साथ क्लास की ओर जा रही थी। उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर साफ झलकता था, सीधी सादी ड्रेस, कंधे पर बैग और आंखों में सपने। तभी अचानक सड़कों पर खड़ी एक ब्लैक लग्जरी कार कॉलेज गेट से अंदर दाखिल हुई। सबकी नजरें एकदम उस पर टिक गईं। दरवाजा खुला और बाहर उतरी सानवी खन्ना, महंगे कपड़ों, हाई हील्स और ब्रांडेड बैग के साथ। उसकी एंट्री वैसी ही थी जैसी किसी स्टार की होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे ये तो वही खन्ना ग्रुप्स वाली सानवी है, सुना है बहुत एटीट्यूड वाली है। निया के दोस्तों ने भी हैरानी से देखा। उनमें से एक फुसफुसाए, निया, ये वही लड़की नहीं है जिसे तूने आज सुबह नशेड़ी कहा था? निया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। हाँ, और अब देखना कैसे असली रंग दिखाती है। सानवी सीधी आगे बढ़ी, उसकी चाल में घमंड झलक रहा था। जैसे ही उसकी नजर निया पर पड़ी, उसने रुककर सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, तो मिस निया, यहाँ तो तुम मेरी जूनियर हो ना? कॉलेज में भी अब तुम्हें देखना पड़ेगा। आसपास खड़े स्टूडेंट्स हैरान रह गए। सबकी आंखें अब दोनों पर टिकी थीं। निया ने बिना डरे पलटकर कहा, जूनियर होने का मतलब ये नहीं कि मैं गलत को सही मान लूं। सानवी ने होठों पर तिरछी मुस्कान लाई। गलत? गलत तो तुम्हारी औकात है, जो मेरी जैसी लोगों से भिड़ने चली हो। याद रखना, यहाँ हर कोई मेरी पहचान से मुझे सलाम करेगा, और तुम बस भीड़ में खो जाने वाली एक साधारण सी लड़की। ये सुनकर निया का खून खौल गया। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, औकात इंसान की सोच से तय होती है, सानवी खन्ना, और तुम्हारी सोच नशे की बोतल में डूबी हुई है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। स्टूडेंट्स अब दोनों के बीच की तकरार का मजा ले रहे थे। सानवी की आंखें क्रोध से भर गईं। उसने सबके सामने चुनौती दी, ठीक है निया, तुमने मुझसे पंगा लिया है। अब पूरे कॉलेज में सबको पता चलेगा कि यहाँ कौन हुकूमत करता है। निया ने सीधी नजरें मिलाते हुए ठंडे स्वर में जवाब दिया, देख लेंगे, असली ताकत ब्रांडेड कपड़ों और बड़ी कारों से नहीं, बल्कि हिम्मत से पहचानी जाती है। दोनों आमने सामने खड़ी थी, जैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव हो रहा हो। एक तरफ घमंड से भरी अमीर वारिसा, और दूसरी तरफ मेहनती व सच्चाई पर टिकने वाली लड़की। शाम ढल चुकी थी। कॉलेज कैंपस से भीड़ धीरे धीरे निकल रही थी। हर तरफ गाड़ियों की आवाजाही और छात्रों की चहल पहल थी। निया अपने दोस्तों के साथ गेट से बाहर निकली ही थी कि तभी सामने एक चमचमाती कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से बाहर उतरा आर्यन, स्मार्ट सूट में, आत्मविश्वास से भरा, जिसकी मौजूदगी खुद ब खुद ध्यान खींच लेती थी। निया की आंखें चमक उठी। वो अपने दोस्तों को छोड़ते हुए भागकर सीधा आर्यन के गले से लग गई। तुम भाई से बात कब करोगे? अगला साल मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। उसकी आवाज में मासूमियत और बेचैनी दोनों थी। आर्यन कुछ कह पाता उससे पहले ही पीछे से ऊंची एड़ी की ठक ठक सुनाई दी। सबकी नजर उस ओर मुड़ी। वो थी सानवी। उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। चैप्टर 37। वो थी सानवी। उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। वो ताली बजाते हुए बोली, वाह निया, तो ये है तुम्हारा सीक्रेट, भाई से छिपकर मिलना। ये लड़का। सानवी ने नजर घुमाकर आर्यन की ओर देखा और तेज आवाज में कहा, भाई तो आशी का असिस्टेंट है और उसके पति का बॉयफ्रेंड। कितना बड़ा खेल खेल रही हो तुम। आसपास खड़े स्टूडेंट्स और भी हैरान रह गए। कानाफूसी होने लगी। निया का चेहरा तमतमा गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। आर्यन अब और चुप नहीं रह सका। वो सानवी के सामने सीधा खड़ा हो गया, उसकी आंखों में आग थी।
बस करो सानवी, तुम्हें हर किसी की जिंदगी में जहर घोलने की आदत है। मैं किसी की छाया में नहीं जीता, अपनी मेहनत पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम्हारी तरह नहीं कि किसी और की प्रॉपर्टी पर उछलते फिरो। सानवी की मुस्कान फीकी पड़ी। आर्यन ने आगे कहा, मेरी औकात पर सवाल उठाने से पहले अपनी आंखें खोलो। जिस पैसे और लाइफस्टाइल पर तुम इतराते हो, वो सब अयांश का है। तुम्हारे जैसे लोग हमेशा पैसों और प्रॉपर्टी के नाम पर दूसरों को आंकते हो। लेकिन याद रखना, असली ताकत इंसान की इज्जत और मेहनत से होती है, न कि दूसरों की दौलत से। नेहा आंसू पोंछते हुए आर्यन के और करीब खड़ी हो गई। उसकी आंखों में नमी थी, मगर आवाज में वो तेज थी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। उसने सानवी को सीधा देखते हुए कहा, हाँ, मेरे भाई हमारे बारे में नहीं जानते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। मेरा आर्यन तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाले उन लफंगों से लाख गुना बेहतर है। और सॉरी, नेहा ने होंठ दबाए और तंज कसते हुए जोड़ा, सॉरी, अयांश खन्ना के पैसों के पीछे भागने वालों से भी। सानवी की सांसें तेज हो गईं। उसके नथुने फड़कने लगे। इतने लोगों के सामने कोई उस पर उंगली उठाए, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। आर्यन एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में ठंडा मगर खतरनाक गुस्सा था। और अब, मेरी नेहा को तुम्हारी जहरीली बातों से दूर रखना ही बेहतर है, वरना मैं क्या कर सकता हूँ। उसने हल्की मुस्कान के साथ वाक्य अधूरा छोड़ा और धीमे मगर डरावने लहजे में बोला, तुम सोच भी नहीं सकती, मेरा पास्ट बहुत खतरनाक है। वो सानवी के कान में फुसफुसाया। एक एविल स्माइल कर। उसने नेहा का हाथ मजबूती से थामा और कार की ओर बढ़ गया। नेहा जाते जाते एक बार पलटी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस जिद थी, ठान ली हुई आग थी। जैसे वो कह रही हो, सानवी, अब मैं पीछे हटने वाली नहीं। सानवी वहीं गेट के पास खड़ी रह गई। आसपास खड़े स्टूडेंट्स उसकी ओर देख रहे थे, कुछ हंसी दबा रहे थे, कुछ कानाफूसी कर रहे थे। सानवी ने दांत भींचे और अपनी उंगलियों की मुट्ठी कस ली। उसके कानों में नेहा की आवाज गूंज रही थी, मेरा आर्यन लाख गुना बेहतर है। उसके सीने में जलन की लपटें उठी। चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसके मन में अब सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, नेहा, अब तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, अब मैं तुम्हें तोड़कर रख दूंगी। उसने अपनी कार का दरवाजा जोर से बंद किया, और उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। झूमर की जगह कैंडल्स जल रही थी, जिनकी लो आशी के चेहरे पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। टेबल पर फूलों की महक फैली थी, लाल गुलाब और सफेद लिली, जैसे उनके बीच की मासूमियत और गहराई का प्रतीक हो। आशी जैसे ही टेबल पर बैठी, उसकी नजरें अनजाने में ही सार्थक पर टिक गईं। आज सार्थक ने सूट नहीं पहना था, बल्कि साधारण सा ब्लैक शर्ट और जीन्स, लेकिन उसके व्यक्तित्व में वही रौब और वही सुकून था। सार्थक ने उसके सामने प्लेट पर पास्ता परोसा और धीमे से कहा, आज का डिनर सिर्फ हमारे लिए है, बिना काम, बिना फोन, बिना किसी खलल के। आशी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी की हल्की परत अब भी छुपी हुई थी। आपको लगता है हमें वक्त की इतनी फुर्सत मिल सकती है? उसने छेड़ते हुए पूछा। सार्थक ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जब चाह हो तो वक्त खुद रुक जाता है आशी। दोनों के बीच चुप्पी छा गई, लेकिन ये चुप्पी बोझिल नहीं थी, बल्कि गहराई लिए हुए थी। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और मोमबत्तियों की लौ उन बूंदों में झिलमिला रही थी। आशी ने धीरे से कांटे से पास्ता उठाया, लेकिन उसके हाथ हल्के से कांप गए। सार्थक ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। इतना नर्वस क्यों हो, मैं तो तुम्हारा अपना हूँ। आशी ने उसकी आंखों में देखा, जहां भरोसे का सागर था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कभी कभी अपना भी अजनबी लगने लगता है। सार्थक ने झुककर उसके होठों पर उंगली रख दी। शश, जो भी है, जब तक मैं हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगा। उसने आशी का हाथ पकड़कर अपने होठों से छुआ। आशी की सांसें तेज हो गईं। मोमबत्तियों की रोशनी, बारिश की खुशबू और दोनों की धड़कनों की आवाज, सब मिलकर उस डिनर को और भी खास बना रहे थे। कुछ देर बाद सार्थक ने उसकी प्लेट में खाना परोसते हुए मुस्कुराकर कहा, आज का डिनर एक वादा है आशी, कि चाहे तुम्हारा सच कुछ भी हो, चाहे तुम कितनी भी दूर चली जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आशी की आंखें छलक गईं। उसने कांपते हुए हाथ से सार्थक का हाथ पकड़ लिया। बस यही चाहती हूँ, जब मैं सब बताऊंगी, आप मेरा साथ मत छोड़ना। सार्थक ने बिना झिझक सिर हिलाया और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, कभी नहीं। उस रात का डिनर सिर्फ खाने का नहीं था, वह भरोसे, वादों और एक अनकहे राज की कस्में खाने का डिनर था। दूसरी ओर आर्यन ने नेहा को उसकी सोसाइटी के गेट पर उतारा।
हल्की मुस्कान के साथ उसने सिर हिलाया और कार मोड़ ली। रात का सन्नाटा, स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और शहर की थकी हुई खामोशी उसके सफर का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ देर बाद वह अपनी बिल्डिंग के कंपाउंड में पहुंचा। कार पार्किंग में लगाकर जैसे ही लिफ्ट की ओर बढ़ा, उसकी रीढ़ में हल्की सी ठंडक दौड़ गई। एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई उसकी परछाई में समाया हो, चुपचाप उसका पीछा कर रहा हो। ये वही एहसास था जो पिछले कई हफ्तों से उसे परेशान कर रहा था। हर बार, हर जगह एक अनजाना साया। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। हाथ से कॉलर ठीक किया और अंदर कदम रखा, पर भीतर बेचैनी उसी तरह उसके साथ थी। फ्लोर पर पहुंचकर जैसे ही दरवाजे के सामने आया, एक बार फिर वही झंझनाहट सी उठी। निगाहें घूमी तो अंधेरे में वही आकृति जैसे किसी दीवार से सटी खड़ी हो। आर्यन ठहर गया। एक पल को उसके कदम जमे, लेकिन अगले ही पल वह मुड़ा और तेजी से आगे बढ़ा। उस छाया ने जैसे ही पीछे हटने की कोशिश की, सामने आर्यन खड़ा हो गया। आप हमें कब तक यूं छुप छुप कर देखेंगे? उसकी आवाज में झुंझलाहट और डर दोनों थे। सामने खड़ा शख्स, चेहरे पर काला मास्क, आंखें बिल्कुल ठंडी और गहरी। उसने बिना हिचकिचाए आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। आर्यन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। धीरे, लगभग फुसफुसाहट में, वह बोला, अपनी माँ का ख्याल रखना। और इससे पहले कि आर्यन कुछ पूछ पाता, वह आदमी अंधेरे में खो गया, जैसे कभी था ही नहीं। चैप्टर 38। अब आगे। खन्ना मेंशन। सावी गुस्से से तमतमाती अपने कमरे में दाखिल हुई। उसके कदम तेज थे और सांसें भारी। उसने हाथ में पकड़ा स्लिंग बैग झटके से बिस्तर पर पटका। उसके होठों से शिकायत से भरी आवाज निकली। उस असिस्टेंट की हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि यह सब अयांश का है? यह मेरा भी है। मेरा हक है इसमें। जहां चाहूंगी वहीं अपने पैसे खर्च करूंगी। उसकी आंखों में आक्रोश और चोटिल अहंकार की लकीरें साफ झलक रही थीं। कमरे के दरवाजे के पास से गुजरते हुए अंश के कदम अचानक ठिठक गए। आवाज सुनते ही उनका चेहरा कठोर हो उठा। धीमी लेकिन भारी आवाज में उन्होंने पूछा, सावी, तुमसे ये सब किसने कहा? सावी ने बिना झिझक जवाब दिया, उस सार्थक कपूर के असिस्टेंट ने। अंश के चेहरे पर हल्की सी सख्ती और गहरी सोच की छाया उभर आई। उनकी आंखें सिकुड़ गईं, मानो वे किसी अदृश्य परत के आर पार देखने की कोशिश कर रहे हों। मन ही मन उन्होंने सोचा, उसे ये सब पता कैसे? कहीं उन तीन में से कोई, जो अब भी जिंदा है, उनके साथ तो नहीं? कमरे में एक ठंडी खामोशी पसर गई। सावी का गुस्सा अब भी भड़क रहा था, जबकि अंश के दिमाग में शक की आंधियां घूम रही थी। रात का आसमान तारों से भरा था। ठंडी हवा बालकनी में खड़ी द्रुति के चेहरे को छू रही थी। उसकी निगाहें सामने के सन्नाटे में खोई हुई थी, लेकिन उसका मन उस फाइल के पन्नों में अटका था, जिसे अंश बड़े पापा इतनी सावधानी से छुपा कर ले गए थे। वह सोच ही रही थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधों को छुआ। एक गर्माहट भरी बाहों ने उसे अपने घेरे में समेट लिया। वह चौंक कर पलटी। अयांश, क्या हुआ? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, इतनी खोई खोई क्यों हो? क्या सोच रही हो? द्रुति ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की झिझक थी, जैसे कोई सवाल बरसों से दिल में कैद हो और आज बाहर निकलना चाहता हो। धीरे से बोली, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, तो आप सच बताएंगे? अयांश ने बिना झिझके उसकी आंखों में देखा। हाँ, पूछो। द्रुति ने होंठ भींचे, फिर हिम्मत जुटाकर कहा, आशी मैम को आप कब से जानते हैं? क्या वो आपकी स्कूल या कॉलेज की फ्रेंड हैं? अयांश ने कुछ पल चुप रहकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में यादों का साया उतर आया। नहीं, मैं उससे बस उसकी और सार्थक की शादी से कुछ दिन पहले ही मिला था। द्रुति चुप हो गई। उसकी नजरें अयांश पर थी, पर मन कहीं और भटक रहा था। अगर मुलाकात इतनी हाल की है, तो आशी मैम अयांश सर को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रही हैं? ऐसा क्या है जो सिर्फ वही जानती हैं, अयांश सर तक नहीं? उसका दिल सवालों से भर गया। तभी अयांश की आवाज उसके कानों में गूंजी। वो कुछ कह रहा था, पर द्रुति के मन में अजीब सी हलचल उठी। उसकी आंखें, ये सादगी, ये अपनापन, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आरुषि दी मेरे सामने खड़ी हों। वो मुझे उनकी याद दिलाती है। आशी दी का साथ मुझे यही एहसास होता है। कमरे में कदम रखते ही द्रुति की नजर दीवार पर टंगी एक बड़ी सी फ्रेम पर पड़ी। पल भर के लिए उसकी सांस थम गई। वहां, बेड के ठीक सामने, एक तस्वीर थी 4 लोगों की। तस्वीर में अयांश, उसके माँ पापा और उसकी बड़ी बहन आयुषी थे। चारों के चेहरे पर मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो उस पल को हमेशा के लिए थाम लेना चाहती थी। द्रुति ठिठक कर वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें धीरे धीरे उस तस्वीर पर टिक गईं। उसके होंठ हिल भी नहीं पा रहे थे।
पर दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था। ये वही आयुषी दी हैं? कितनी परिचित सी मुस्कान है, जैसे कहीं देखी हो पहले। अचानक उसे अपने पीछे अयांश की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह तस्वीर को घूरती द्रुति के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें भी तस्वीर पर टिक गईं। धीरे से बोला, ये हमारी आखिरी फैमिली फोटो थी। उसकी आवाज में भारीपन उतर आया। अगर मुझे पता होता कि अमेरिका स्टडीज के लिए जाने के बाद मैं इन तीनों से कभी नहीं मिल पाऊंगा, तो मैं कभी नहीं जाता। वह बोलते बोलते रुक गया। उसकी आंखों में नमी उतर आए और गला भर आया। द्रुति उसकी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, जैसे वर्षों से दबा हुआ दर्द आज बाहर निकल आया हो। द्रुति ने चुपचाप उसकी आंखों में झांका, लेकिन उसका दिल तो उस तस्वीर पर ही अटक गया था। आयुषी की मुस्कुराती सूरत पर, उस मुस्कान में एक अजीब सी आत्मीयता थी, जैसे वो उसे पुकार रही हो। द्रुति के होठों से अनजाने में फुसफुसाहट निकली, आयुषी दी। अगला दिन कपूर इंडस्ट्रीज। सुबह की धूप कांच की ऊंची ऊंची खिड़कियों से छनकर कपूर इंडस्ट्रीज की विशाल लॉबी में चमक रही थी। भीतर आते जाते लोग सलीकेदार कपड़ों में व्यस्त दिख रहे थे, मानो हर किसी के पास वक्त की कमी हो। इसी भीड़ में अंश खन्ना अपने ठंडे और सधे हुए कदमों के साथ भीतर दाखिल हुए। उनकी आंखों में एक झलक दृढ़ता थी, पर भीतर ही भीतर उबाल सा मचा था। रिसेप्शन पर खड़ी युवती ने मुस्कुराकर औपचारिक लहजे में पूछा, गुड मॉर्निंग सर, किससे मिलना है आपको? आर्यन से। अंश का स्वर गहरा और नपा तुला था। सर, उनके साथ आपकी अपॉइंटमेंट है। अंश की भौहें तन गईं। अपॉइंटमेंट? एक असिस्टेंट से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए? मगर चेहरे पर गुस्से की झलक आने न दी। वो शांत स्वर में बोले, नहीं, पर उन्हें बता दीजिए, अंश खन्ना मिलने आए हैं। जरूरी बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने पेशेवर अंदाज में फोन उठाया और कॉल कनेक्ट किया। कुछ क्षण बाद उसकी आंखों में हल्की झिझक उभरी। सर, आर्यन सर कह रहे हैं कि बिना अपॉइंटमेंट वे किसी से नहीं मिलते। अंश का दिल भीतर से उबल पड़ा। होंठ भींचते हुए उन्होंने रिसेप्शनिस्ट की तरफ ठंडी निगाह डाली, मगर फिर तुरंत मुखौटा पहन लिया। गुस्से को जाहिर करना कमजोरी है, और ये मैं नहीं दिखाऊंगा। लेकिन दिमाग में तूफान उठ रहा था। आर्यन मामूली आदमी नहीं है। वह सार्थक कपूर का असिस्टेंट है। और अब उसने मेरी बेटी को ऐसी बातें भी कह दी। अगर उसे इतना सब पता है तो कहीं उन तीन में से कोई जिंदा इंसान उसी के पीछे तो नहीं। रिसेप्शनिस्ट की आवाज उनके कानों में गूंजी, सर, आर्यन ने कहा है कि वो आपसे नहीं मिल सकते। बस इतना सुनना था कि अंश का सब्र टूटने को हुआ, मगर चेहरे पर उन्होंने वही ठंडी मुस्कान बनाए रखी। उन्होंने हल्के सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और लॉबी से बाहर निकल गए। बाहर धूप चटक रही थी, लेकिन उनके भीतर अंधेरा गहराता जा रहा था। कार का दरवाजा बंद करते ही उनकी मुट्ठियां कस गईं। उनके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या वे सचमुच जिंदा है? कौन है वो, और क्या आर्यन उसके साथ है? सवालों का बोझ उनके माथे की नसों को तान रहा था, मगर साथ ही याद आया, पैसे। सिर्फ 2 दिन बचे हैं उस अनजान शख्स को रकम पहुंचाने के लिए। वही शख्स जो उनका राज जानता है, वही राज जिसे हर कीमत पर दफन रखना जरूरी है। कार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अंश की आंखें खिड़की से बाहर नहीं, अपने भीतर के डर और शक पर टिकी थी। चैप्टर 39। अब आगे। आर्यन का घर। टेबल पर गर्मागर्म खाने की खुशबू तैर रही थी। आर्यन अपनी माँ के सामने बैठा था। दोनों धीमी धीमी बातचीत करते हुए भोजन कर रहे थे। अचानक, जैसे कोई अनकहा सवाल उसके दिल में चुभ गया हो, आर्यन ने हल्की झिझक के साथ कहा, माँ, अगर पापा वापस आना चाहे तो आप क्या करेगी? कौर उठाते हुए उसकी माँ के हाथ अचानक थम गए, जैसे समय ही ठहर गया हो। उनकी आंखें कुछ पल के लिए शून्य में टिक गईं। चेहरे पर अनकही पीड़ा की लकीरें साफ नजर आईं। धीमी और टूटी आवाज में उन्होंने पूछा, अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो आर्यन? आर्यन ने गहरी सांस ली, फिर जरा मुस्कुराकर नजरें झुका दी। बस ऐसे ही। इसके बाद उसने बिना कुछ और कहे चुपचाप प्लेट में रखा खाना उठाकर खाने लगा। पर उसकी आंखों में उभरता सवाल अब भी अधूरा ही था। उसकी माँ उसे देखती रही, मानो भीतर से डर रही हो कि कहीं बेटा कुछ जान तो नहीं गया। कमरे में अब सिर्फ बर्तनों की खनक और सन्नाटे की चुभन बाकी रह गई। दूसरी ओर, फार्म हाउस। शहर की हलचल से दूर, फार्म हाउस की खामोशी रात को और भी गहरा बना रही थी। बाहर झींगुरों की आवाज और भीतर जलती लकड़ियों की हल्की खड़खड़ाहट वातावरण को गर्माहट दे रही थी। टेबल पर रखा भोजन अधूरा रह गया था, क्योंकि अद्वैत ने प्लेट उठाकर खुद शिवांगी को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया था। हर कौर में उसके स्पर्श और स्नेह की मिठास घुली थी। शिवांगी की आंखों में हल्की सी झिझक और मासूम मुस्कान थी।
वह जानती थी कि अद्वैत का प्यार सच्चा है, लेकिन अदिति के कहीं भीतर एक डर भी था, सच का डर, जो कभी न कभी सामने आएगा। अद्वैत भी यह जानता था। उसके मन में बार बार गूंज रहा था, सच एक दिन सामने जरूर आएगा, लेकिन उस दिन से पहले मुझे उसकी आंखों में ये सुकून देखना है, उसकी हंसी सुननी है। खाना खिलाकर अद्वैत ने प्लेट टेबल पर रख दी, फिर शिवांगी को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी गर्माहट में दोनों का दर्द, दोनों के डर कुछ देर के लिए भुला दिए गए। कुछ ही पलों में अद्वैत की सांसें धीमी हो गईं। उसने शिवांगी को बाहों में समेटे समेटे अपनी आंखें बंद कर ली, मानो यही उसकी पनाह हो। खन्ना मेंशन। स्टडी रूम की पीली रोशनी में चारों ओर कागजों के ढेर फैले थे। द्रुति के हाथ धूल से भर चुके थे। उसने हर दराज, हर शेल्फ को बारीकी से खंगाल डाला था। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वो फाइल कहीं तो होगी, कहीं तो छुपाई है बड़े पापा ने, वह मन ही मन बुदबुदाई। उसी क्षण पीछे से दरवाजा चरमराता हुआ खुला। द्रुति के हाथ ठिठक गए, उसकी धड़कनें मानो रुक गईं। सामने अंश खन्ना खड़े थे, उनकी गहरी, पैनी निगाहें सीधे उस पर जमी थीं। द्रुति बेटा, उनकी आवाज धीमी थी, पर भीतर छिपी शक्ति साफ झलक रही थी। तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो? द्रुति का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। पलक झपकते ही उसने झूठ गढ़ा। वो, अयांश जी ने एक फाइल ढूंढने को कहा था, वही देख रही थी। अंश ने भौहें चढ़ाईं, तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। दरवाजे से अयांश भीतर आया। अंश ने सीधे उससे सवाल दाग दिया, तुमने कौन सी फाइल को द्रुति से ढूंढने को कहा था? द्रुति का कलेजा जैसे धड़कना ही भूल गया। उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, ये ख्याल आते ही उसके पैर कांपने लगे। पर अयांश ने पल भर सोचा और सहजता से बोला, हाँ, मैंने मैसेज किया था, लेकिन अब मैं खुद आ गया हूँ, ले लूंगा। द्रुति ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। सॉरी, मैंने फोन चेक नहीं किया, मैं बाहर जा रही थी। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन तभी उसकी नजर अंश के हाथ पर पड़ी, वही फाइल, वही जिसे वो ढूंढ रही थी। उसके होंठ अनायास बोल उठे, ऐसा क्या है इस फाइल में, जो बड़े पापा इसे खुद से चिपका कर रखते हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। अंश ने बिना कोई जवाब दिए वह फाइल अयांश की ओर बढ़ा दी। मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए, इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करना है, फिर इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अयांश ने फाइल ली, उसकी उंगलियां पेन की ओर बढ़ीं। द्रुति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे आशी मैम की बातें याद आईं, किसी भी फाइल पर बिना पढ़े साइन मत करना। वह भागते हुए दरवाजे तक पहुंची, पर उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ी। द्रुति! अयांश ने पेन छोड़ दिया और उसकी ओर दौड़ा। उसने उसे उठाने की कोशिश की और अपने सीने से लगाकर कहा, द्रुति, होश में आओ। वह उसे उठाकर अपने कमरे में ले आया, उसके माथे पर ठंडा पानी छिड़का और उसके पास बैठ गया। धीरे धीरे द्रुति ने आंखें खोली, पर भीतर ही भीतर उसका मन बवंडर की तरह घूम रहा था। आज तो मैंने साइन होने से रोक लिया, लेकिन आगे कैसे रोकूंगी? बड़े पापा इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। मुझे सच्चाई तक पहुंचना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आंखें अयांश पर टिक गईं। अब ये सिर्फ एक फाइल का मामला नहीं था, यह उनके भविष्य की डोर थी। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग एरिया में इकट्ठा हुए। टेबल पर गर्मागर्म खाने की खुशबू फैली थी। द्रुति अभी भी थोड़ी कमजोर थी, लेकिन साबी ने उसे बड़े प्यार से कुर्सी पर बैठाया। बेटा, ये सूप पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, साबी ने अपनी आंखों में ममता भरकर कहा और चम्मच से उसके कटोरे में डाला। द्रुति ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। थैंक यू, वो अम्मा। साबी का चेहरा और भी नर्म हो गया। थैंक यू मत कहा करो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। ये सब देख सावी की आंखों में हल्की जलन उतर आई। उसकी उंगलियां अपनी प्लेट पर पड़ी कांटे से खेल रही थी, लेकिन मन कहीं और था। उसने चुपचाप सबको देखा। अयांश, जो द्रुति के पास बैठा था, बार बार उसकी तबीयत पूछ रहा था। और सावी, उसकी हर हरकत में बस द्रुति और अयांश के लिए ही चिंता थी। सावी के दिल में चिंगारी सुलग उठी। उसने अपने भीतर की कसक दबाने की कोशिश की, लेकिन आंखों में आई नमी ने सब खोल दिया। धीरे से उसने खुद से कहा, जो प्यार, जो केयर मुझे मिलनी चाहिए, वो अयांश भैया और उसकी बीवी को क्यों मिल रही है? उसने प्लेट को हल्का धक्का दिया और कुर्सी खिसका दी। मेरा मन नहीं है, बुदबुदाती हुई वह उठ खड़ी हुई। कोई रोकता इससे पहले ही वह अपने कमरे की ओर चली गई। दरवाजा बंद होते ही उसकी आंखों में छुपे आंसू झरने लगे। उसने अपने बिस्तर पर रखा तकिया उठाया और जोर से फर्श पर पटक दिया। क्यों?
क्यों मुझे मेरे ही माँ पापा का प्यार नहीं मिलता? उसकी आवाज सिसकियों में टूट गई। सबयांश भैया को मिलता है, और अब उस सड़क छाप द्रुति को भी। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई, चेहरा तकिए में छुपा लिया। आंसुओं ने तकिए को भिगो दिया, और उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या सचमुच मैं इस घर के लिए कभी मायने नहीं रखती? शायद यही प्यार की कमी ने उसे ऐसा बना दिया। चैप्टर 40। अब आगे। अगली सुबह कॉलेज कैंपस में पार्किंग एरिया हमेशा की तरह गाड़ियों से भरा था। सावी अपनी चमचमाती कार से उतरी। उसके चेहरे पर हमेशा वाला आत्मविश्वास और होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान थी। वह बैग कंधे पर डाल ही रही थी कि अचानक सामने से एक और कार आकर उसके ठीक सामने रुकी। गाड़ी में से नेहा उतरी। नेहा की नजर जैसे ही सावी से टकराए, उसके कदम एक पल को थम गए। हवा में एक अजीब सी खामोशी उतर आई, दोनों की आंखें मिली और एक अनकहा द्वेष उनमें झलक उठा। उसी वक्त ड्राइवर सीट से नव भी बाहर आया। वह सीधे नेहा के पास पहुंचा, जैसे उसे किसी अनहोनी से बचाना चाहता हो। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। नेहा, उसने धीमी और सख्त आवाज में कहा, किसी से कोई बहस नहीं करनी। सीधे क्लास में चली जाना। नेहा ने हल्का सा सिर हिलाया। नव ने उसके बालों को अपनेपन से सहलाया और उसके माथे पर हल्की सी चुम्मी दे दी। नेहा बिना कुछ बोले भीतर चली गई, मगर उसकी आंखों में अब भी तनाव की लकीरें साफ थीं। उसके जाते ही सावी ने अपनी बाहें सीने पर बांधी और तिरस्कार भरे स्वर में बोली, बहुत प्यार है अपनी बहन से, लेकिन नव, कहीं ऐसा न हो कि यही बहन तेरे इस प्यार का गलत फायदा उठा ले। नव ने गहरी सांस भरी, जैसे उसके सब्र का बांध टूटा हो। उसकी आंखों में कड़वाहट झलक उठी। फायदा? वह व्यंग्य से हंसा। फायदा तो तुम भी उठा रही हो, सावी। अपनी फैमिली के प्यार और पैसे का नशा चढ़ा रहता है तुम्हें। कम से कम मेरी छोटी वैसी नहीं है। उसकी आवाज में ठंडापन था, जैसे हर शब्द सावी के दिल पर वार कर रहा हो। इतना कहकर नव कार में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर पार्किंग से निकल गया। सावी वहीं खड़ी रही। उसकी मुठ्ठियां अनजाने ही कस गईं, नाखून हथेली में धंस गए। गुस्से की लपट उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। वह मन ही मन बुदबुदाए, ठीक है नेहा, अब देख, इस कॉलेज पार्टी में तुझे सबके सामने कैसा सबक सिखाती हूँ। कॉलेज पार्टी की रात। हॉल रंग बिरंगी रोशनी से चमक रहा था। डीजे की बीट्स पर हर कोई नाच रहा था। ग्लास में जूस और सोडा का बहाव जारी था। भीड़ के बीच सावी की आंखें लगातार नेहा को ढूंढ रही थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक संतोष था, जैसे कोई बड़ा खेल खेलना हो। नेहा अपने दोस्तों के साथ मुस्कुरा रही थी। तभी एक वेटर ट्रे में ड्रिंक्स लेकर उनके पास आया। सावी ने इशारे से एक ग्लास उसकी ओर सरकाया और चुपचाप अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकालकर उसमें कुछ बूंदें मिला दी। कुछ ही देर में नेहा ने वही ड्रिंक हाथ में उठा ली। एक घूंट, फिर दूसरा, और कुछ मिनट बाद ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसकी नजरें धुंधली होने लगी। नेहा ने सहारा लेने के लिए पास की कुर्सी पकड़ ली। उसने मोबाइल निकाला और कांपती उंगलियों से आर्यन का नंबर डायल किया। आर्यन, उसकी आवाज घबराए और टूटी हुई थी। मुझे अजीब लग रहा है। प्लीज, आ जाओ। आर्यन उस वक्त होटल से पार्टी की ओर ही आ रहा था। कॉल मिलते ही उसकी रफ्तार और तेज हो गई। उधर नेहा लड़खड़ाते कदमों से पार्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी दो लड़के उसके सामने आ खड़े हुए। उनकी आंखों में शरारती चमक थी। अरे, कहाँ जा रही हो, डॉल? पार्टी तो अभी शुरू हुई है, उनमें से एक ने रास्ता रोकते हुए कहा। नेहा ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसका संतुलन बिगड़ रहा था। तभी तीसरा शख्स काले कपड़ों में, चेहरे पर मास्क लगाए, अचानक वहां प्रकट हुआ। उसकी मौजूदगी ने उन लड़कों को चौंका दिया। उसने बिना एक शब्द कहे दोनों लड़कों को एक झटके में धक्का देकर दूर गिरा दिया। लड़के दर्द से कराह उठे, लेकिन उसी वक्त किसी कोने से मोबाइल कैमरा चमका। कोई पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। मास्कमैन ने नेहा का हाथ थामा और उसे भीड़ से बाहर खींचते हुए पार्किंग की ओर ले गया। वहां ठीक उसी वक्त आर्यन आ पहुंचा। सुरक्षित ले आया, मास्कमैन ने गहरी आवाज में कहा और नेहा को आर्यन के हवाले कर दिया। आर्यन ने चौंककर उसकी तरफ देखा। कुछ पूछने ही वाला था कि मास्कमैन उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से आया था। आर्यन ने नेहा की हालत देखी, चेहरा लाल, आंखें आधी बंद और पूरा शरीर ढीला। शिट, तुम पर किसी ने, वह बुदबुदाया और बिना समय गंवाए उसे अपनी कार में बिठा लिया। कुछ ही देर बाद वह नेहा को एक होटल के कमरे में ले आया। नेहा बेहोशी और नशे की हालत में बस बिस्तर पर गिर गई। अगली सुबह नेहा की आंखें धीरे धीरे खुली। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ी।
सिर में हल्का दर्द था और यादें धुंधली सी थीं। वह चौंक गई जब उसने बगल में आर्यन को देखा। आर्यन, उसकी आवाज कांप रही थी। कल रात क्या हुआ? तुमने तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं? आर्यन ने उसके माथे पर हल्की सी चपत लगाई और हंसते हुए बोला, पागल, मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ। कुछ नहीं हुआ। अब जल्दी रेडी हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना है। नेहा ने राहत की सांस ली, मगर उसके दिल में एक सवाल, अगर नव को इस बारे में पता चला तो क्या होगा? नेहा जैसे ही घर के भीतर दाखिल हुई, उसके कदम भारी और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। हॉल में नव पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसकी नजर बहन पर पड़ते ही भौहें सिकुड़ गईं। कहाँ थी तुम पूरी रात? उसकी आवाज ठंडी लेकिन सख्त थी। नेहा का दिल एक पल को जोर से धड़का। अगर वह सच बता दे कि पार्टी में उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था और फिर वह आर्यन के साथ होटल तक पहुंची, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नव का गुस्सा, उसकी इज्जत सब दांव पर लग जाता। उसने झूठ बोलने का फैसला किया। मैं अपनी दोस्त के साथ थी। नव ने उसकी आंखों में सीधा देखा। उस नजर में भरोसा नहीं, बल्कि एक अजीब सी निराशा और शक था। जैसे उसने झूठ पकड़ लिया हो। दोस्त के साथ, वह बुदबुदाया, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। नेहा तुरंत अपने कमरे की ओर बढ़ गई और दरवाजा बंद कर लिया। दीवार से टिककर उसने गहरी सांस ली। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वहीं बाहर, नव ने मोबाइल उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी दृढ़ता थी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, वह बोला और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया।